जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल लर्निंग जीके पर। दोस्तों आप सब कैसे हैं? दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे कि उत्तल दर्पण में दर्पण सूत्र स्थापित करना। जी हाँ दोस्तों, आपको मैं इस वीडियो में काफ़ी शानदार और आसान तरीके से ये बताने का प्रयास करूंगा कि कैसे आप उत्तल दर्पण में यानी कॉन्वेक्स मिरर में दर्पण सूत्र स्थापित कर सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप वीडियो को अंतिम तक देखें ताकि आपको हर एक स्टेप बढ़िया से समझ में आए। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर में दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u सिद्ध करें। यानी हमको स्पेशली इसी फॉर्मूले को, इसी सूत्र को सिद्ध करना है, स्थापित करना है, प्रूव्ड करना है। ठीक है दोस्तों, हमको उत्तल दर्पण में करना है तो सबसे पहले हम बनाएंगे एक उत्तल दर्पण यहाँ पे बोर्ड पे, उसका ड्राइंग करेंगे। तो आइए बनाते हैं, देखिए कैसे बनता है। इस प्रकार से ये हम क्या बना रहे हैं, तो उत्तल दर्पण बना रहे हैं, अभी बना रहे हैं पूरी तरह से। इसका अगर हम दाहिना भाग ऐसे कलई कर देते हैं, रंग देते हैं, ठीक है ना, तो ये क्या बन जाता है, तो ये बन जाता है उत्तल यानी कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, इसका हम नाम देते हैं एम डैश। ओके, समझ गए। इसका जो मध्य बिंदु होगा वो यहाँ पे होगा। ये होता है दर्पण का ध्रुव, या इसको दिखाते हैं पी से, इसका नाम होता है इंग्लिश में पोल। ठीक है, चूंकि ये जो दर्पण है उत्तल, ये गोलीय दर्पण है, तो ये किसी न किसी खोखले गोले का भाग होगा, जाहिर सी बात है, बात समझ रहे हैं। तो उसी खोखले गोले का जो केंद्र यहाँ पे होगा ना, सेंटर, वही इस दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाएगा। तो मान लेते हैं यहाँ पे है इसका सेंटर, जिसको कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो दर्पण का होता है, वक्रता केंद्र होता है। ठीक है, इसको दिखाते हैं सी से। इतना समझ गया। अब अगर दर्पण का ये पोल, या इसको ध्रुव कहते हैं, इसको और वक्रता केंद्र को मिलाते हुए एक सीधी रेखा खींच देते हैं, तो उसको कहते हैं दर्पण का मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो इसको ऐसे मिलाते हैं, इसको ऐसे मिलाते हैं, इसको यहाँ बना लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, कुछ दिक्कत हुई? नहीं दिक्कत हुई ना, बस आपको इतना समझ के चलना है। ये बहुत आसान है, कुछ इसमें दिक्कत परेशानी नहीं होगी, आपको अच्छे से सब समझ में आएगा। बस आपको यहाँ पे बोर्ड पे ध्यान देना है, केयर करना है। ठीक है, ये क्या है, तो दर्पण का मुख्य अक्ष है। ठीक ना, हमने कैसे बनाया, तो दर्पण का ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिला के हमने एक सीधी रेखा खींचा। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस या प्रधान अक्ष, या कहते हैं मुख्य अक्ष। ठीक है, अब दोस्तों इसी प्रिंसिपल एक्सिस पर, प्रधान अक्ष पर, हम एक वस्तु लेते हैं, कहते हैं वस्तु। इस प्रकार से यहाँ पे हमने वस्तु इधर क्यों लिया, तो आपको बता दूं मैं कि जो वस्तु होता है, चाहे वो लेंस हो चाहे वो दर्पण हो, उनके जस्ट सामने बाएं साइड में होता है वस्तु। ठीक है, वस्तु कहें या प्रकाश कहें या इसको हम बिंब कहें, ये कहाँ होता है, तो दर्पण हो चाहे लेंस हो, उन सबसे बाएं साइड में होता है, इसके सामने होता है हमेशा। इसका हम नाम देते हैं दोस्तों, एक्चुअली रुकिए थोड़ा सा नहीं चल रहा है, इसका नाम देते हैं हम ए एंड बी। ठीक है, इतना आप समझ गए। इसका नाम क्या है, ए बी नाम है वस्तु का। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ से वस्तु से, ठीक है, एक लाइट निकलती है, एक किरण निकलती है, प्रकाश किरण, जो इस प्रकार चलती है दर्पण पर। ठीक है, जो कि क्या है, इस मुख्य अक्ष के समानांतर है, इस मुख्य अक्ष के पैरेलल है ये किरण जा रही है। ठीक ना, ऐसे करके ऐसे ऐसे कैसे जा रही है। ठीक है, यहाँ पे एक बिंदु है डी, जिस पर ये आपतित हो रही है, फिर यहाँ से इसका इस प्रकार से रिफ्लेक्शन होगा इस साइड में। ठीक है, ऐसे इसका रिफ्लेक्शन हो गया, यानी परावर्तन हो गया किरण का। यहाँ मान लेते हैं एक बिंदु डी है, तो हम कह सकते हैं कि एडी क्या है, आपतित किरण है, और डीएन क्या है, परावर्तित किरण है। बात समझ में आ गया? ठीक है, आगे देखिए। अभी जो किरण यहाँ से परावर्तित हुई है ना, ऐसे इस प्रकार से, हमको क्या प्रतीत होगा, हमको ये काल्पनिक रूप से लगेगा कि ये किरण दर्पण के मुख्य फोकस होकर जा रही है, इस प्रकार से, इस प्रकार से, मतलब हमको ये आभासी रूप से लगेगा, प्रतीत होगा। ठीक है, कि क्या होगा, ये दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जा रही है। बात समझ रहे हैं? यानी आप कह सकते हैं कि जो भी किरण मुख्य अक्ष के समानांतर दर्पण पर आपतित होती है, तो दर्पण से परावर्तन के बाद, ठीक है,
अवतल दर्पण में मुख्य फोकस से वास्तविक रूप से जाती है और उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस से आभासी रूप से या वर्चुअल या फिर काल्पनिक रूप से जाती है। इतना बात समझ गया? तो यहाँ से ये जा रही है, ठीक है। इसको मान लेते हैं यहाँ पे एक बिंदु है x, ठीक है, ऐसे दिखाने के लिए ठीक अच्छा लगे। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ से एक किरण और जाएगी जो कि वक्रता केंद्र के सीध में रहेगी, यानी वक्रता केंद्र के लिए चलेगी यहाँ से एक किरण, ठीक है। तो इसको चलाइए ऐसे, ठीक है। ये जो किरण जा रही है यहाँ से एक और, ये वक्रता केंद्र के लिए जा रही है ऐसे। जब कोई किरण उत्तल या अवतल, ठीक है, वो चलती है वक्रता केंद्र के लिए ना, तो वो हमेशा दर्पण पे लंबवत पड़ती है। बात समझ रहे हैं? जब कोई किरण वक्रता केंद्र के लिए चलती है, चाहे वो दर्पण अवतल हो चाहे उत्तल हो, तो हमेशा दर्पण पर लंबवत बनती है। यानी कहने का मतलब इस किरण के इस साइड वाला और इस साइड वाला जो एंगल बनेगा वो हमेशा कितना का होगा? तो हमेशा 90 एंगल का होगा, ठीक है। तो इतना बात समझ गया? ये चल रही है वक्रता केंद्र के लिए किरण, तो दर्पण पर लंबवत पड़ेगी। तो जब लंबवत पड़ेगी ना ये किरण, तो ये उत्तल दर्पण में ये पुनः क्या होगी? इसी मार्ग पर वापस भी लौट जाएगी। बात समझ रहे हैं? इसमें जब ये वक्रता केंद्र के लिए चल रही है, वक्रता केंद्र के सीध में है, तो दर्पण से परावर्तन के बाद चूंकि ये लंबवत किरण पड़ रही है, इसलिए अपने इसी मार्ग पर वापस भी लौट जाएगी। इधर वास्तविक रूप से न जाके आभासी रूप से जाती हुई प्रतीत होगी, इस प्रकार से। यानी देखिए ध्यान से, ऐसे। बात समझ रहे हैं? फिर सुनिए ध्यान से एक बात। यहाँ से हमने, यहाँ पे जो वस्तु है ए बी, यहाँ से ए डी आपतित किरण है, फिर डी एन परावर्तित हो गया। जब ये परावर्तित यहाँ से मतलब जो किरण है वो रिफ्लेक्ट ऐसे हो गया, तो हमको क्या हुआ प्रतीत कि वो मुख्य फोकस से आ रहा है। मतलब पीछे की तरफ हम देख रहे हैं इसे, तो क्या होगा प्रतीत? मुख्य फोकस से आ रहा है, ठीक है, जो आभासी रूप से। फिर यहाँ से एक और किरण है, वो चल रही है वक्रता केंद्र के लिए, लेकिन वक्रता केंद्र के लिए जा रही है चूँकि लंबवत पड़ रही है दर्पण पर। तो जब लंबवत पड़ेगी तो क्या होगा? ये टकराने के बाद दर्पण से पुनः अपने उसी मार्ग पर वापस भी लौट जाएगी, जो हमको प्रतीत होगा कहाँ से? आभासी रूप से ये वक्रता केंद्र से आती प्रतीत हो रही है। ऐसे दिख रहा है? मतलब ये ऐसे जाएगी ऐसे करके, मतलब ऐसे जा रही है ना, तो इसका वापस ऐसे इसी मार्ग पर रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, ऐसे कैसे करके, मतलब ऐसे करके ऐसे। तो हमको क्या प्रतीत होगा कि ये वक्रता केंद्र से आती प्रतीत हो रही है, ठीक है। एक और किरण यहाँ से चलेगी ऐसे, ठीक है, ऐसे चलेगी, जो जाएगी ध्रुव पे, ठीक है। और ध्रुव पे जाएगी तो ध्रुव पे आपतित हुई, तो जितना एंगल पे ये मुख्य अक्ष और इस किरण के बीच में एंगल बनेगा, जितना एंगल पे ये आपतित होगी उतने एंगल पे इसका रिफ्लेक्शन भी होगा ऐसे, ठीक है। जितना एंगल पे ये आपतित होगी उतना एंगल पे क्या होगा? इसका ऐसे रिफ्लेक्शन भी होगा। तो यहाँ पे आपतन कोण आई हो जाएगा, यहाँ परावर्तन कोण आर हो जाएगा। इतना बात समझ गया? आई होप कि आप इसको समझ रहे होंगे, ठीक है दोस्तों। लेकिन जब ये इसका यहाँ से परावर्तन होगा ना, ऐसे परावर्तन हो रहा है ना, हमको क्या प्रतीत होगा कि ये जो आ रही है किरण यहाँ से आभासी रूप से आती प्रतीत हो रही है। मैंने इसको अगर पीछे की तरफ एक मतलब खींच दे लाइन ऐसे करके, तो हमको क्या प्रतीत होगा कि ये आभासी रूप से ऐसे ऐसे आती प्रतीत हो रही है। आप देखे होंगे, पहले मैंने बता दिया, ये दोनों किरण क्या यहाँ पे, ये तो बाहर की तरफ दर्पण से बाहर बात करें, मतलब यहाँ जहाँ से परावर्तक पृष्ठ है, ये दोनों किरणें गई, एक पहले यहाँ से यहाँ गई और दूसरी यहाँ से अपने पुनः उसी मार्ग पर वापस लौट गई। लेकिन आभासी रूप से ये दर्पण के दाहिने ओर, दर्पण के पीछे मिल रही हैं यहाँ पे, तो यहाँ दोनों किरणें मिल रही हैं, तो यहाँ पे क्या बनेगा? इस वस्तु, इस बिंब का प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पे। इसको फोटो कहते हैं, इमेज कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसका इमेज ऐसे बनता है, बन गया, ठीक है। बात समझ रहे हैं? ये दोनों किरणें आभासी रूप से मुख्य अक्ष के ऊपर मिल रही हैं, इसलिए प्रतिबिंब ऊपर बन रहा है, ठीक है। यानी इस वस्तु के जैसा ही बन रहा है, मतलब सीधा बन रहा है, जैसा वस्तु है वैसे ही ये भी बन रहा है। लेकिन वस्तु सब देखेंगे छोटा बनेगा, आभासी बनेगा, स्मॉल बनेगा एंड वर्चुअल बनेगा, ठीक है दोस्तों। इसका हम नाम दे देते हैं प्रतिबिंब का A डैश B डैश। इतना बात समझ गया? हमने जो दिखाया था ये वाला किरण जो यहाँ से आके आपतित होकर यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही थी, ये यहाँ से इसी यहाँ पे बिंदु A डैश से ही हमको आती हुई ऐसे प्रतीत होगी। बात समझ गए? हाँ, तो आप इतना आई होप समझ गए होंगे बढ़िया से।
अब आइए इसका जो डेरिवेशन वो करते हैं, जो यहाँ पे हुआ है उसको यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, आसान शब्दों में। और रचना के लिए माना कि लिखेंगे, माना कि एम डैश एक उत्तल दर्पण है, इतना समझ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जो बिंदु यहाँ P था, ठीक है, यहाँ बिंदु P, ये बिंदु P है यहाँ पे, देख लीजिएगा, जिसको यहाँ पे हम लिखे थोड़ा सी से कट गया है, ये बिंदु P है, ठीक है। कहेंगे कि बिंदु P क्या है, बिंदु P जो P है, P दर्पण का ध्रुव है, ठीक है, बात समझ रहे हैं। कहेंगे अब उसके बाद से मेनली इसमें हम क्या देखेंगे कि ये मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र, ये वस्तु और इसका प्रतिबिंब, बस इतना देखेंगे। इसमें आपतित और इसका परिवर्तन का कुछ मतलब मेन काम नहीं है उसमें, ठीक है। यहाँ पे कहेंगे ए बी कैसे बोलेंगे, वस्तु ए बी का प्रतिबिंब, ठीक ना। ये जो वस्तु है ए बी का प्रतिबिंब क्या बन रहा है, तो ए डैश बी डैश बन रहा है, ए डैश बी डैश है। ये प्रतिबिंब मतलब इसका यहाँ पे फोटो, मान लीजिए यहाँ पे एक ऐसा लड़का भी रहता है ना, यहाँ पे ऐसे ए बी, तो यहाँ पे ऐसे इसका छोटा सा फोटो बनता है यहाँ पे, बात समझ रहे हैं। इसका नाम दिया है हम ए डैश और बी डैश। अब इसलिए जो होता है उत्तल दर्पण, उसका हम यूज करते हैं किस लिए, तो साइड मिरर के रूप में, ताकि जो वस्तु है, बड़ा सा वस्तु जो है, इसका फोटो हम छोटे करके देख सकें, काफ़ी लार्ज एरिया को हम छोटे करके देख सकें, ठीक ना। जो बाइक होता है, चाहे गाड़ियाँ होती हैं, वाहन होते हैं, वो साइड पर लगे होता है कि हम जो पीछे का बड़ा बड़ा जो एरिया है उसको हम छोटे रूप में आसानी से देख पाएँ, इसीलिए हम इसका यूज करते हैं उत्तल दर्पण का। आप समझ गए होंगे शायद। चलते हैं आगे। आप समझ गए ना, ये जो वस्तु है इसका प्रतिबिंब क्या है, ये ए डैश बी डैश है, जो कि इससे छोटा बन रहा है। समझने के लिए बता रहा हूँ, आगे देखिए ध्यान से। इतना हो गया। अब देखिए, अब इसमें हम ज्यामिति, इसकी जो संरचना है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए कहेंगे यहाँ त्रिभुज के बारे में बात करेंगे ना। देखिए कौन कौन त्रिभुज ए बी सी, ये बड़ा वाला ऐसे करके है ना, देख पा रहे हैं, ए बी सी, यानी ए बी सी, इतना बड़ा जो त्रिभुज है, इतना बड़ा, ये ए बी सी तथा एक त्रिभुज कौन है, तो ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश सी, तो ऐसे करके क्या है, इसका नाम है ए डैश बी डैश सी। तो ये दोनों त्रिभुजों को हम क्या करेंगे, इनमें हम एंगल इक्वल करेंगे, बराबर करेंगे। जब बराबर हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है वो एंगल प्रॉपर्टी से ये दोनों त्रिभुज आपस में सिमिलर होंगे, और जब सिमिलर होंगे तो इनकी जो संगत भुजाओं का अनुपात होगा वो आपस में इक्वल होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो आइए इसी को यहाँ पे हम करते हैं। त्रिभुज ए बी सी, ए, देख पा रहे होंगे यहाँ, ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में, ए डैश बी डैश सी में अगर बात करें इंग्लिश में, तो इन टू ट्रायंगल कौन कौन है, तो ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी, इन दोनों त्रिभुज हम देखते हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पे कि एंगल ए बी सी, यानी ये वाला एंगल, इस त्रिभुज का बड़ा वाला का ये वाला एंगल इस छोटे वाले त्रिभुज के इस वाले एंगल के बराबर है। कैसे, तो दोनों जो एंगल हैं वो 90 डिग्री के हैं, समकोण हैं, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल से। तो कहेंगे यहाँ पे ए बी सी, ये बीच वाला, इस एंगल का मतलब ये बीच वाले की हम मानते हैं, बीच वाले की मेजॉरिटी होती है, ठीक है। तो ए बी सी
बराबर किसके है, तो इस त्रिभुज में इस एंगल बी डैश के, देख रहे हैं ये दोनों एंगल किस 90 डिग्री के हैं, तो इसलिए ए डैश बी डैश सी कैसे हैं, तो दोनों 90 डिग्री के हैं, इसको ऐसे कर सकते हैं 90 डिग्री यानी समकोण है, समकोण है, ये समझ गए। फिर अगला है, आगे देखिए कौन है, तो बड़ा वाला में ए बी सी ये वाला एंगल और छोटा वाला में भी ए बी सी यही एंगल, दोनों में कॉमन है, दोनों में शामिल है वो, तो इसलिए कहेंगे वो उभयनिष्ठ है। तो ए बी सी बराबर है एंगल ए डैश बी डैश सी, यानी जो सॉरी यहाँ पे अंदर है सी, इसे कहेंगे ए सी बी ए डैश सी बी डैश के, बात समझ गया। यानी हम इसे एंगल बनाते हैं तो यही हम इन तीनों में बीच वाले की बात करते हैं, इन तीनों में बीच वाले की बात करते हैं, तीनों एंगल में किसकी बात करते हैं, बीच वाले की बात करते हैं, ये आपने दिमाग में बैठा रखेगा, ठीक है। हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल सी, इसको ऐसे भी एंगल सी कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे बेहतरीन होता है, बेहतर होता है। ये एंगल सी क्या है, दोनों में है, दोनों में कॉमन है, इसको उभयनिष्ठ बोलेंगे। तो उभयनिष्ठ कोण से, उभयनिष्ठ कोण है, इतना समझ गया, ठीक है। जब दोनों त्रिभुज में, हम बताया था पहले कि जब दोनों त्रिभुज में दो एंगल कम से कम बराबर है तो ये एंगल प्रॉपर्टी से दोनों जो ये त्रिभुज है वो समरूप होंगे, सिमिलर होंगे, ठीक है। तो कहेंगे अतः, क्या ऐसे कहेंगे, इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए डैश बी डैश सी, ठीक ना, ऐसे समरूप है। अतः जब ये दोनों समरूप है तो इनकी जो संगत भुजाएं क्या होंगी आपस में, तो बराबर होंगी। तो अतः इनकी यहाँ पे लिख देते हैं हम, इनकी संगत भुजाएं आपस में बराबर होंगी, है ना, बराबर होंगी, ठीक है। तो आइए अब इसको, इनकी जो संगत भुजाएं कौन कौन है उसको देख लेते हैं और उनकी जो अनुपात बराबर कर देते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से, जो बड़ा वाला त्रिभुज ये है, ऐसे बनाया गया है, मतलब फिगर में कैसे है, ऐसे है ना, और ये ऐसे है, तो ये बड़ा वाला ऐसे करके, तो ए बी सी बड़ा वाला हो गया पूरा, और छोटा वाला क्या है, ए डैश बी डैश सी। तो ये भुजा जो है ना इसके अनुपात में होगा, ठीक है, मतलब जो खड़ी खड़ी भुजा है वो खड़ी खड़ी भुजा खड़ी खड़ी के अनुपात में रहेगी, और जो भुजा सूतल सूतल है, जो मतलब पट है इसे, ये इन दोनों अपने आपस में अनुपात में रहेंगे, ठीक है। देखिए कैसे, देखिए यहाँ से क्या कहेंगे, इसलिए क्या कहेंगे इस प्रकार, देखिए ए बी अनुपात ए डैश बी डैश, अनुपात या बट्टा ए डैश बी डैश, ये खड़का खड़का आपस में अनुपात में रहेगा, और ये जो सूतल सूतल है ये वाला आपस में अनुपात में रहेगा। ध्यान से देखिएगा, बराबर किसके हैं, तो देखिए ध्यान से, ये बराबर नहीं होगा, ये बड़ा वाला उसके बाद ये छोटा वाला, तो बी सी यहाँ लिख देते हैं, बी सी बटा क्या था, ये पूरा बी सी हो गया, उसके बाद से बी डैश सी, बी डैश सी, इतना समझ गए आप। अभी डाउट कुछ हो रहा है, फिर बताते हैं। देखिए हमने देखा है कि दो त्रिभुज यहाँ पे है, मेनली एक बड़ा वाला है और दूसरा ए डैश बी डैश सी है, ठीक है। तो बड़ा वाला त्रिभुज का जो खड़ा वाला ये वाला है भुजा ए बी, इसके अनुपात में ये होगा ए डैश बी डैश, ये वाला खड़ा भुजा, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया है बराबर। अब देखिए जो ये वाला है ना भुजा, ये वाला बी सी बड़ा वाला त्रिभुज का भुजा बी सी का जो अनुपात होगा वो छोटे वाले त्रिभुज के ये वाला अनुपात होगा बी डैश सी के, बी डैश सी के, ठीक है, बात समझ रहे हैं। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ए बी सी क्या है, एक लग रहा है समकोण त्रिभुज है, इसमें एक लंब है, एक आधार है, एक परपेंडिकुलर है और एक बेस है। तो परपेंडिकुलर इस परपेंडिकुलर के अनुपात में होगा, रेशियो में होगा, बराबर ये बड़ा वाला का जो बेस होगा वो छोटे वाले के बेस के अनुपात में होगा, दिख रहा है, बी सी अनुपात बी डैश सी, इतना समझ गया। इसको हम एंगल एक मानते हैं, सॉरी इसको समीकरण एक मानते हैं, इक्वेशन एक मानते हैं, ठीक है। आगे देखिए, पुनः हम क्या लेंगे, दो और त्रिभुज लेंगे। मेनली हमको काम क्या होता है, इसको प्रूव करने में, चाहे वो अवतल है उत्तल हो, उसमें हम मेनली चार त्रिभुज के लिए चलते हैं, शुरू में दो और बाद में दो, ठीक है। तो यहाँ पे दो हो गया, अब दो और लेके चलेंगे पुनः,
पुनः आपको शायद लाइट से दिख नहीं रहा हो साफ साफ, मैंने बोल रहा है उसको आप प्लीज़ वीडियो को पॉज करके बैक करके, ठीक ना, रिव्यू करके उसको ध्यान से आप देख के बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। पुनः त्रिभुज आप कौन कौन बनेंगे, तो ए बी पी, ठीक है, ए बी पी एक त्रिभुज हो गया, और दूसरा त्रिभुज हो गया ए डैश बी डैश पी, यानी ये वाला त्रिभुज, ये वाला और ये वाला। बात समझ में आ रही है? तो चलिए लेते हैं कैसे होगा, इसको मिटा देते हैं। अगर आपने इसको नोट कर लिया हो, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा था संगत भुजाएं आपस में नहीं, संगत भुजाओं का अनुपात, सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया था, संगत भुजाओं का अनुपात, अनुपात, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, अकेला हूँ यहाँ पे, ठीक है। चलिए इतना हो गया ना, यानी संगत भुजाओं का अनुपात ही तो यानी अनुपात है, अनुपात है दोनों त्रिभुजों का संगत भुजा, दोनों त्रिभुज में ये भुजा इस भुजा का संगत है जो अनुपात में हो गया दूसरे वाले में, ठीक ना। देखें तो ये वाले भुजा इस भुजा के संगत है, तो ये आपस में अनुपात में हो गया, और दोनों का संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर हो गया, ठीक है, इतना समझिएगा। आगे चलिए, इतना हो गया। आप बढ़िया से पहले आप उसको समझिएगा, ठीक है, पहली बार वीडियो को अच्छे से समझिएगा, उसके बाद दूसरी बार जब देखिएगा तो उसको आप नोट डाउन करते जाइएगा, ठीक है। चलिए ये समीकरण एक हो गया, आगे देखते हैं। पुनः पुनः ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज ए बी पी, त्रिभुज, अरे भाई चल नहीं रहा है, त्रिभुज ए बी पी, ए बी पी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश पी, यानी ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, इन दोनों को लेंगे और इन दोनों में भी क्या करेंगे हम, सिमिलैरिटी ला देंगे, ठीक है। ऐसे देखिए ए डैश बी डैश पी, ए डैश बी डैश पी, ठीक है, इसमें कोई काम करेंगे क्या है, तो आप देख सकते हैं कि दोनों में जो एंगल बी है, इस त्रिभुज का एंगल बी और इस त्रिभुज का एंगल ये बी डैश इधर से 90 डिग्री का है, तो कहेंगे ए बी पी बराबर है इसके कोण ए डैश बी डैश पी के, दोनों में क्या है तो 90 डिग्री है, यानी समकोण है। इतना समझ गए? आगे चलते हैं, देखिए और देखते हैं एक एंगल कौन सा है। अब देखिए ध्यान से, ये वाला आप देखे थे, यहाँ से किरण आई, यहाँ से इसका रिफ्लेक्शन हो गया, तो ये आपतन कोण हो गया, ये परिवर्तन हो गया, ठीक है। तो आपतन कोण ये आई है, ये परिवर्तन कोण के बराबर है, यानी आर के बराबर है। अब देखिए ये वाला लाइन और ये वाला लाइन दो सरल रेखाएं हैं ऐसे करके, तो जो सरल रेखाएं आपस में, जब दो सरल रेखाएं आपस में काटती हैं तो इनका जो ये वाला जो एंगल होता है, जो कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण, वो बराबर होता है ना। तो यहाँ पे आर है, यहाँ पे आर है, तो यहाँ भी आर हो जाएगा ना, इन दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे ना, ठीक है। यानी कहने का मतलब जितना एंगल ये होगा उतना एंगल ये भी होगा, तो जब ये आर हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण क्या हो जाएगा, ये आर हो जाएगा, ये आर हो गया, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से, जब आई बराबर कोण आर है तो आर बराबर ये आर हो गया, ठीक है, तो इसके बराबर ये हो जाएगा ना, बात समझ में आ रही है। जब इसके बराबर ये है और इसके बराबर ये है तो इसके बराबर ये नहीं होगा, एकदम होगा, यानी इस त्रिभुज में जो कोण P है वो इस त्रिभुज के कोण P के बराबर होगा, ठीक है। यहाँ पे कोण PN है जो दोनों त्रिभुज के लिए है, ठीक है, या कह सकते हैं दोनों में उभयनिष्ठ है ना। आगे देखिए जाएंगे, यहाँ पे ए पी की बात हो रही है, एंगल P की बात हो रही है दोनों में, ए पी पी बराबर ए डैश पी बी डैश, ये क्या है, एक तो पहली बात उभयनिष्ठ है ना, उभयनिष्ठ है ना, दोनों में आ रहा है।
और दूसरी कह सकते हैं कि क्या है, यहाँ से आपतन कोण और परिवर्तन कोण जो होता है बराबर परिवर्तन के नियम से, उनसे कह सकते हैं ये इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो पहले बात ये उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ तथा परावर्तन के नियम से कह सकते हैं, परावर्तन के नियम से और शीर्षाभिमुख कोण से, ये तीनों यहाँ पे रूल लागू हो रहा है। ठीक है, तो आपको ये लिख सकते हैं शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से। ठीक है, आगे देखिए, तो जब ये कहने का मतलब कि त्रिभुज कम से कम दो एंगल बराबर हो गए, तो ये क्या है, ये एंगल यानी कोण समरूपता से ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, तो जब सिमिलर हो जाएंगे तो सिमिलर कर देते हैं, इसलिए त्रिभुज ए बी पी समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश पी। अतः इनकी जो भुजाएं होंगी आपस में, जो भुजाएं होंगी संगत भुजाएं, वो आपस में अनुपात जो होगा बराबर होगा। ठीक है ना, तो कहेंगे अतः इनके संगत भुजाओं का अनुपात जो होगा ना, भुजाओं का अनुपात, यहाँ पे ठीक लिख रहा हूँ, यहाँ इनकी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में, अगर यहाँ पे दिख नहीं रहा हो साफ साफ, आप मेरी आवाज़ को क्लियरली सुन सकते हैं, आपस में बराबर होंगे, समान होंगे। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, तो कर देते हैं, यहाँ कर देते हैं, क्या कर देते हैं, वही करते हैं जो करते आए हैं अभी तक। देखिए, तो इस प्रकार से है, ऐसे त्रिभुज है एक, देखिए ध्यान से, एक ऐसे त्रिभुज है ए बी पी, और एक ऐसे त्रिभुज है ए डैश बी डैश पी। ठीक है, तो ये जो एंगल है दोनों बराबर है, यानी कहने का मतलब जो दोनों त्रिभुज में ये एंगल पी है ये बराबर है। ठीक है, हमने भी बराबर किया था, आपको दिखा था पहले। ठीक है, और देखिए, तो इस भुजा का जो अनुपात होगा ये भुजा होगा। ठीक है, और इस भुजा का अनुपात होगा ये भुजा होगा, हमको इससे मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए, तो ए बी बटा ए डैश बी डैश। ठीक है, उसके बाद बराबर करके क्या करेंगे, बी पी बटा बी डैश पी। ठीक ना, तो आइए लिखेंगे यहाँ पे ए बी बटा ए डैश बी डैश, ए बी बटा ए डैश बी डैश। ठीक है, ये बराबर है, किसके बराबर है, देखिए हमने बताया था अभी कि बी पी, इस त्रिभुज का ये बी पी, इस त्रिभुज के इस पी बी डैश के बराबर है, तो बी डैश पी। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 बना देते हैं, काफ़ी इजी हो गया ना। अब देखिए, आप ध्यान से देखेंगे कि जो इक्वेशन 1 था और इक्वेशन यहाँ पे 2 आया है, इन दोनों में जो इसका लेफ्ट हैंड साइड है, जो इसका एल एच एस है, वो इक्वल है। देखिए यहाँ पे ध्यान से, ए बी बटा ए डैश बी डैश और ए बी बटा ए डैश बी डैश। ठीक है, तो जब इन दोनों समीकरणों का जो बायां पक्ष बराबर है, तो इनका हम दायां पक्ष भी बराबर कर सकते हैं, है ना, काफ़ी इजी है। तो आइए बराबर करते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, और लिखते हैं यहाँ पे ऐसे करके समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, इतना समझ के बात आप। तो अब देखिए क्या, तो ये बी पी, सॉरी पहले इसको लिख लेते हैं, बी सी बटा क्या था, बी डैश सी है था ना, बी डैश सी बराबर बी पी बटा बी डैश पी। इतना हो गया। अब आगे देखिए, इसको क्या करेंगे हम काम, इसमें क्या करेंगे, देखिए ध्यान से आप देखेंगे, ऐसे करके है ये वाला बड़ा त्रिभुज, ऐसे करके है ए बी, यहाँ पे सी। ठीक है, यहाँ पे पी है और यहाँ पे एफ है। अब जानते हैं कि कोई भी दूरी, चाहे वो दर्पण हो चाहे लेंस हो, अगर लेंस की बात करें तो कोई भी दूरी लेंस के दाहिने है चाहे बाएं है,
वो हमेशा लेंस के प्रकाशिक केंद्र से, जो कि बीच में होता है, लेंस के बिल्कुल बीच में होता है, वहाँ से नापा जाता है। ठीक है, अगर दर्पण की बात करें, दर्पण में कोई भी दूरी, चाहे वो दाहिने हो चाहे वो बाएं हैं, वो हमेशा दर्पण के ध्रुव यानी पी से मापी जाती है। बात समझ गए? तो यहाँ पी से मापेंगे कोई भी दूरी, चाहे वस्तु दूरी हो चाहे प्रतिबिंब दूरी हो। ठीक है, चाहे वो वस्तु की दूरी हो चाहे वो उसका जो फोटो बना है उसकी दूरी हो। ठीक ना, बात समझिए। देखिए ध्यान से, हमको BC दूरी पता करना, BC। ठीक है, तो BC क्या है, यानी हम बता दिए हैं कोई भी दूरी कहाँ से होती है तो P से नापी जाती है। तो पहले हमको BP लेना पड़ेगा, उसके बाद हम PC लेंगे। ठीक है, तो BP, अगर हमको पूरा BC निकालना हो, पूरा BC निकालना हो, तो हम BP प्लस PC करेंगे, है ना। तो यहाँ करेंगे ऐसे, BP प्लस PC बराबर क्या होगा, पूरा BC आएगा। इतना समझ गया? चलिए यहाँ लिखते हैं इसके लिए, BP प्लस PC। ठीक है, बटा, अब B' निकालना हमको, B', यहाँ पे एक बिंदु है, इसका नाम है B', हमको B' निकालना हो, B' निकालना हो, तो क्या करेंगे बताइए, हमको ये B' निकालना हो, तो हम कह दिए हैं कोई भी दूरी हम P से मापते हैं, तो P से, यहाँ P का बहुत काम है, P का बहुत इंपॉर्टेंस यहाँ पे रोल है, उसको ध्यान से। तो हमको B' निकालना है, तो हमको पूरा PC में से यहाँ PC में से इस B' को निकाल देंगे ना, तो हमको ये B' मिल जाएगा। यानी हमको देखते हैं, आप ध्यान से इसको मिटा देते हैं, हम सिर्फ उतना को ही लेते हैं। यहाँ मान लीजिए यहाँ दर्पण ग्रुप P है और यहाँ पे C है और यहाँ पे B' है, तो हमको चाहिए सिर्फ B'। ठीक है, तो हमको पूरा PC में से अब हम B' निकाल देंगे, काट के यहाँ निकाल देंगे, पूरा में से इतना काट के निकाल देंगे तो इतना बचेगा ना, तो यहाँ PB' बराबर क्या बचेगा, B'। बात समझ गए आप? इतना क्लियर कोई नहीं बताएगा, यहाँ बता दिया हूँ मैं। ठीक है, आगे देखिए, तो यहाँ क्या लिखेंगे, PC माइनस PB', PC माइनस PB', PC माइनस PB'। ठीक है, आगे चलिए, BP क्या है, तो BP इधर है, तो BP यानी यहाँ पे ध्रुव है, और ये B क्या है, ये B वस्तु है। यहाँ पे AB क्या है, वस्तु खड़ी है, मतलब बिंदु B पर है वस्तु AB। तो जानते हैं जब वस्तु का ध्रुव से दूरी मापते हैं तो उसको बोलते हैं वस्तु दूरी, और उसको दिखाते हैं हम U से। ये दूरी है, ये वाली ये दूरी है, ये U है यहाँ ध्रुव से। अब ये क्या है, चूंकि ये दूरी बाईं ओर है, दर्पण से बाईं ओर है, सामने है, तो कोई भी दूरी अगर दर्पण से बाएं तरफ होती है तो वो अक्सर माइनस में होती है। क्या होती है, माइनस में। तो यहाँ पे हम BP है ना, तो BP के लिए उतना, BP के आगे जब लिखेंगे तो उसको बता देंगे, तो BP के लिए BP लिख देते हैं फिलहाल के लिए। ठीक है, इतना आप समझ गए बात को। आगे देखिए, B', ये वाली दूरी, ये ध्रुव हो गया P, और ये B' क्या है, ये प्रतिबिंब यहाँ पे है। B' क्या है, प्रतिबिंब है, यानी बिंदु B' पर A', B' प्रतिबिंब है ना यहाँ पे। तो ध्रुव से प्रतिबिंब दाहिनी तरफ है, यानी प्रतिबिंब की दूरी ध्रुव से दाहिनी ओर है, तो ये जो प्रतिबिंब दूरी होगा, ये वाला ऐसे जो दूरी होगा, इसको दिखाते हैं प्रतिबिंब दूरी को V से। ठीक है, V से ये इतनी दूरी होगी, तो ये दूरी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, क्योंकि ये दर्पण के ध्रुव से दाहिने है, या फिर कह सकते हैं दर्पण से दाहिने है। ठीक है, तो वो क्या होगी, दूरी पॉजिटिव होगी। इतना हो गया, तो हम इसको फिलहाल इतना लिख देते हैं, आगे उसको लिखेंगे इन दोनों मान को। ठीक है, इतना आप समझ गए, तो आइए अब इसको लिख देते हैं काफी आसान तरीके से। देखिए, BP क्या है, तो BP वस्तु दूरी है, ये माइनस में होगी, क्या होगी, माइनस में, क्योंकि ये बाएं तरफ है, तो माइनस U। ठीक है, प्लस PC, प्लस का प्लस दे दिए। PC क्या होता है, तो जानते हैं कि दर्पण का ध्रुव और वक्रता केंद्र की जो दूरी होती है, ये वाली बीच की दूरी होती है, इसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या।
या रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको दिखाते हैं कैपिटल आर से। और आपने अगर पढ़ा होगा दर्पण में तो जानते होंगे कि जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की दोगुनी होती है। तो यहाँ पे कर देंगे 2f, क्या कर देंगे 2f कर देंगे, काफ़ी आसान तरीके से 2f हो गया। तो r का मतलब 2f हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे PC का मान है r होता है, PC का मान है r, तो मान है ये क्या है, वक्रता त्रिज्या है, तो r को दिखाते हैं 2f से। तो यहाँ पे हम PC का मतलब 2f लिख देंगे, क्या लिखेंगे 2f, बात समझ गए। फिर बट्टा का नीचे बट्टा, PC मतलब वही 2f, प्लस में तो प्लस में, अक्सर उत्तर दर्पण में PC क्या होती है, प्लस में होती है, दाहिने होती है, दाहिने बनती है। तो यहाँ पे 2f हो गया, माइनस ये पी बी डैश ये क्या है, तो प्रतिबिंब दूरी है, ठीक है। तो प्रतिबिंब दूरी प्लस में है उत्तर दर्पण में, क्योंकि दाहिने बना है दर्पण से, ठीक है। तो पी बी डैश, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, सॉरी ये माइनस में है, यहाँ पे लिखा है माइनस, लेकिन माइनस माइनस यहाँ हो गया, लेकिन ये होता प्लस में है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे प्लस में ही होगा ये भी यहाँ लिख दिए भी, ठीक है। इतना बात समझ गया। ये माइनस कहाँ से है, तो माइनस ये यहाँ वाला है, ठीक है। ये हमने प्लस का प्लस ही यहाँ पे लिखा है, बात समझ गए। चलो आगे देखिए, ये सब बराबर है, ठीक ना। यहाँ पे हम एरो का साइन नहीं देंगे कभी भी। आगे देखिए, ये वाला इसको हम एक्चुअली हम ये वाला जो पूरा हिस्सा है यहाँ बना रहे हैं ना, तो इसको यहाँ पे हम एरो देंगे, लेकिन यहाँ पे एरो नहीं देंगे हम, यहाँ इक्वल रहेगा, ठीक है। अब देखिए ये वाला है बीपी, क्या है बीपी है वस्तु दूरी, इसको दिखाते हैं यू से, क्या दिखाते हैं यू से दिखाते हैं, बाएं ओर है वस्तु दूरी जो है उससे दिखाते हैं उसको यू से, और माइनस में दिखाते हैं। अब देखिए आगे बी डैश पी क्या है, बी डैश पी क्या है, तो प्रतिबिंब दूरी है, तो ये क्या है, इसको दिखाएंगे भी से, ठीक है भी हो गया। इतना आप नोट कर लीजिए, इतना समझ गया। आगे देखिए इसको मिटा देते हैं आगे, आई होप इसको नोट कर लिए होंगे। चलिए कितना हो गया ना, देखिए ध्यान बिल्कुल, ये इक्वल है और ये दोनों बटा बटा है, तो ये वाला नीचे वाला पोर्शन इसके ऊपर वाले पोर्शन से गुणा होगा, और ये नीचे वाला जो पोर्शन है इसके ऊपर वाले पोर्शन से गुणा होगा, ठीक है। यानी इसको त्रियक मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे इसमें करते हैं पहले, यानी ऐसे जो भी है वो किससे होगा, तो माइनस यू प्लस 2f, ठीक है, बराबर, और ये माइनस यू है वो होगा 2f माइनस भी से, तो ये माइनस यू है वो होगा 2f माइनस भी से, समझ गया, इतना समझ गया। आगे देखिए ये जो है ना यहाँ पे, अब भी से इसमें करेंगे इन दोनों में, तो हो गया माइनस यू भी से होगा 2f में, तो क्या हो जाएगा प्लस 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 है तो प्लस 2v(f), बिल्कुल आसान है, ध्यान से देखिएगा, कितना समझ गया। आगे देखिए अब u से होगा ये 2f में, चूंकि माइनस में है u, तो माइनस u 2u(f), ठीक है। अब ये माइनस में है u और ये प्लस में है, माइनस में है भी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस u भी, बात समझ गए। इस माइनस यू भी को बराबर के दाएं भेज देंगे, ठीक है। देखिए क्या होता है, यहाँ पे हो गया 2v(f) बराबर माइनस 2u(f), ये चला जाएगा दाहिने तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो यहाँ पे u भी और ये जाएगा प्लस u भी, ठीक है। आगे देखिए 2v(f) माइनस 2u(f), ये 2 हो गया है, यहाँ पे 2u(f) हो जाएगा, तो 2u भी हो जाएगा, ठीक है, सॉरी मैं बोल दिया, यहाँ पे क्या है u भी और प्लस u भी, तो 2u भी हो जाएगा, तो यहाँ पे 2u भी लिखिए। आगे देखिए अब क्या करेंगे कि दोनों साइड, इस बराबर के दोनों साइड हम 2u(f) से भाग देंगे, ठीक है। तो कहेंगे यहाँ पे दोनों
दोनों तरफ 2u_v_f से भाग देने पर जब भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 2v_f यहाँ पे था तो इसे भाग देंगे हम 2u_v_f से बराबर -2u_f था यहाँ पे तो इसे इसको भाग देंगे हम 2u_v_f से, ठीक है। फिर प्लस यहाँ पे था 2u_v तो यहाँ भाग देंगे हम 2u_v_f से, ठीक है। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ध्यान देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे ऊपर 2v_f है तो नीचे भी 2v_f को काट देंगे, 2v_f तो कहाँ कहाँ है, तो यहाँ पे जब इसको काट देंगे तो यहाँ पे एक बचेगा ऊपर ना, ये चल नहीं रहा है, सॉरी फॉर मिस्टेक, ठीक है। तो ये क्या हो गया 2v_f, तो 2v_f चला गया तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, तो बच जाएगा 1 बाई, चलिए एक्चुअल में 1 बाई u बचेगा, यहाँ बचेगा ना, ऊपर 2v_f है नीचे 2v_f कट जाएगा तो 1 बाई u, यहाँ पे सिर्फ u बचेगा नीचे तो 1/u हो जाएगा। आगे देखिए ये 2 कट जाएगा इस 2 से, ये u कट जाएगा इस u से, इस f कट जाएगा ये f से, तो बचेगा 1 बाई v माइनस 1 बाई v प्लस ये 2 कट जाएगा 2 से, v कट u कट जाएगा, सॉरी u कट जाएगा u से, v कट जाएगा v से, बचा f तो 1 बाई f, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे माइनस में है 1 बाई v तो इसको उधर भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो 1 बाई v प्लस 1 बाई u बराबर 1 बाई f, इसको ऐसे कर देते हैं एक बार 1 बाई f बराबर 1 बाई v प्लस 1 बाई u। दोस्तों हमको पूरा डेरिवेशन मिल गया, इस प्रकार से हमने इसको सिद्ध कर दिया। हमको यही प्राप्त करना था, कैसे, देखिए यहाँ पे 1 बाई f बराबर 1 बाई v प्लस 1 बाई u, ये हमको फॉर्मूला प्राप्त करना था, ये हमको प्राप्त हो गया है, यानी इसको कहेंगे सिद्ध हुआ या प्रूव्ड। तो इस प्रकार से हमने इसको पूरा बेहतरीन ढंग से समझाने का प्रयास किया है। आई होप इसको आप समझ गए होंगे बढ़िया से। अगर अभी कुछ डाउट रहा हो तो प्लीज़ आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल लगा हो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन आता है 5 नंबर के एग्जाम में हर साल, अप्रोक्सीमेटली आता है हर साल, तो इसको बनाना ज़रूरी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और इसको अपने दोस्तों में काफ़ी शेयर करिएगा ताकि उनको भी इसका लाभ मिले। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आप जुड़ जाइए, आपको काफ़ी इससे बेनिफिट मिलने वाला है। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।